जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 2025 के बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के एनुअल पेपर को डिस्कस करेंगे कि 2025 में बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर आया था उसका एनुअल पेपर आज क्लास में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको पसंद आती है किसी भी किस्म की अकाउंटिंग की, स्टैटिस्टिक्स की और भी डिफरेंट चीज़ें मैथ्स हैं तो वो उसके लिए लाइक किया करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये वीडियो अप टू डेट मिलती रहे। देखिए, तमाम पहले सेक्शन ए के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 मार्क्स है, पेपर 50 मार्क्स का है आपका ये, और इसके अलावा जो है वो आपके पास फर्स्ट में एमसीक्यू में कहते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस दिए हुए और आपने इन ऑप्शंस में से क्या करना है, आपने आंसर्स जो है वो सिलेक्शन करनी है। फर्स्ट में कहते हैं नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कार्स इन अ सिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। अब देखिए, अगर जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ हाउसेस ऑन अ स्ट्रीट, और इस तरह डिफरेंट एग्जाम्पल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, और इस तरह बहुत सारे। ठीक है, तो डेटा जो है वो दो तरह से कंसिस्ट करता है। एक हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव किसे कहते हैं? देखिए, क्वालिटेटिव जो है वो क्वालिटी से निकल कर आया है, और क्वालिटी का मतलब ये होता है कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आइस कलर, हेयर कलर। ठीक है, अब किसी की आइस कलर जो है वो ब्राउन है, रेड है, डिफरेंट है, इस तरह से उसको हम लोग क्वालिटी तो हम है लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते, किसी की कलर्स की मेजरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे नेशनैलिटी, अब नेशनैलिटी है तो वो पाकिस्तानी है, ये उसकी क्वालिटी बन जाती है। ठीक है, कोई इंडियन है, कोई इस तरह से बांग्लादेशी है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक होता है डेटा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव किससे निकल कर आया है? क्वांटिटी से निकल कर आया है। और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मतलब काउंट करना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और वो नंबर काउंट जब करेंगे तो वो नंबर होल नंबर में आएगा तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। यानी डिस्क्रीट की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? वो डेटा जो कि किस में हो, जो कि होल नंबर में हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे घर में फैमिली पर्सनस होंगे तो ऑब्वियसली वो होल नंबर में होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे। ठीक है, 8.5 तो नहीं होंगे, 5.5 तो नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली वो डेटा क्या है हमारा? डिस्क्रीट वेरिएबल। इसी तरह से नंबर ऑफ जो उन्होंने बताया रजिस्टर्ड कार्स इन अ सिटी। अब सिटी में कार्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या होंगी? 2 लैक्स कार होंगी, 5 लैक्स कार होंगी। ठीक है, 1 लैक्स कार होंगी। तो कार भी जो है एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, वो उसकी डिस्क्रीट डेटा है, यानी होल नंबर में होंगी। 5.5 तो कार नहीं होंगी, 6.5 तो नहीं होंगी। आपके पास गाड़ी है तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होंगी। मोटर बाइक्स हैं तो 1 हैं, 2 हैं, 3 है, इस तरह से। ठीक है, अब कंटिन्यूस किसे कह सकते हैं? वही वो वेरिएबल जिसको हम लोग आप कहने के पॉइंट में आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो मेजर की जाए तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो नंबर्स में होंगे। फॉर एग्जांपल, किसी की हाइट जो है वो 5.5 है, किसी के 5.8 है, किसी की हाइट जो है वो 6.2 है। तो इस तरह क्या है कि पॉइंट में आ सकता है। इसी तरह से टेम्परेचर जो है वो पॉइंट में आ सकता है। ठीक है, आपकी एज जो है वो पॉइंट में हो सकती है, 12.5 ईयर्स, 17.5 ईयर्स। ठीक है, और इस तरह डिफरेंट वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि हम जिसको पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, एनुअल रेनफॉल कितना हो रहा है भाई? ठीक है, तो वो भी डेटा पॉइंट में। तो टेम्परेचर, रेनफॉल, हाइट, इस तरह डिफरेंट क्या हो सकते हैं, डेटा पॉइंट में आ सकते हैं। तो उनको हम लोग कह सकते हैं कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स। और वो वेरिएबल जिसको हम लोग पॉइंट में मेजर नहीं करते बल्कि होल नंबर में आते हैं। हमारे घर में जितने भी एक जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आइटम्स होंगे वो सब क्या होंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, फैंस हम घर में काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से ट्यूबलाइट, सेवर्स, आपके घर में कितनी जो है वो क्लॉक लगी हुई है तो वो सब चीज़ें काउंट कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं और होल नंबर में आएगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल। और जिसको हम काउंट ना करें बल्कि पॉइंट में आएगा और वो जैसे काउंट कर सकते हैं, पॉइंट में आ सकता है, उसे कह सकते हैं कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स। ठीक है, क्वालिटेटिव तो एक अलग ही वेरिएबल होगी ना, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो एक अलग ही चीज़ हो गई। कॉन्टीन्यूस यानी कि जिसका पॉइंट में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कार्स इन सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल।
नेक्स्ट में कहते हैं नंबर 2 में पाई डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। पाई डायग्राम को हम लोग क्या कह सकते हैं, हिस्टोग्राम कह सकते हैं, और चाहे या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो क्या कह सकते हैं उसको हम लोग सेक्टर डायग्राम। हमने आपको डी पे कंपास के ज़रिए और डी के ज़रिए उसमें सेक्टर डायग्राम एंगल निकालना सिखाए थे, और उसमें हमने जो है वो आपको पाई चार्ट बनाना सिखाया था। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, तो आप दोबारा से जाके पाई डायग्राम पाई चार्ट पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम में हर साल एक सवाल डायग्राम के चैप्टर से ही रिपीट हो रहा है, तो पाई डायग्राम भी आप करके जाइएगा लाजमी। और भी डायग्राम कंप्लीट होती हैं, लेकिन एग्जामिनर ने पाई चार्ट को ज़्यादा फोकस किया हुआ होता है। नेक्स्ट कहते हैं सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ इज इक्वल टू डैश, यानी तमाम अगर प्रोबेबिलिटीज़ हैं तो उसका अगर सम किया जाए तो याद रखें तमाम जितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन सब का अगर प्लस करें 1 करें तो वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ऑलवेज हमेशा कितना होगा, 1 होगा। और स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है, नंबर है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से 1 तक लाई करता है। प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ग्रेटर दैन 1.5 नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ का आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट कहते हैं न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम दी पॉपुलेशन इज कॉल्ड डैश। आप सबको पता है स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में पॉपुलेशन मीन्स द टोटल क्वांटिटी, द होल क्वांटिटी ऑफ अ थिंग। किसी कम्युनिटी, किसी चीज़ की होल क्वांटिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन कह सकते हैं। जैसे एक कॉलेज है, उस कॉलेज में 400 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो जो 400 स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, पॉपुलेशन है। हमने उनमें से 5-6 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, ठीक है, फॉर डिबेट टीम के लिए या किसी कंपटीशन के लिए, तो वो क्या बन जाएगा, सैम्पल। तो सैम्पल अलग चीज़ है, पॉपुलेशन अलग चीज़। सही, सैम्पल मींस के एक स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा पार्ट जो आपने उसी पॉपुलेशन में से कलेक्ट किया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैम्पल कहते हैं। और दूसरा कौन सा आता है, पॉपुलेशन। ठीक है, अब रिमेंबर कि ये 2 चीज़ हो गई, पॉपुलेशन हो गया और एक सैम्पल हो गया। पॉपुलेशन में से कोई भी क्वांटिटी, न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेट की जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड द पैरामीटर। पॉपुलेशन में से यानी उन्हीं 400 स्टूडेंट में से जब आप उसका न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, पैरामीटर। ठीक है, इसी तरह से वो सैम्पल भी है, और उस सैम्पल में से भी आपने जो है वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट की करेंगे आप, जो आपने सैम्पल कलेक्ट किया हुआ 10-12, ठीक है, स्टूडेंट्स का, तो उनमें से भी आप कुछ कलेक्ट करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक, STATISTIC वाला आएगा। ठीक है, हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये ख्याल कीजिएगा। तो व्हाट इज़ पैरामीटर, द पैरामीटर इज़ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन में से जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या आएगा, पैरामीटर। पॉपुलेशन में से जो बाहर आएगा वो क्या है, पैरामीटर। जबकि सैम्पल में से जो कैलकुलेट करके लेकर आएंगे वो क्या होगा, स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट में कहते हैं इफ़ समीशन x - 10 इज इक्वल टू 0 देन अर्थमेटिक मीन विल बी डैश। ठीक है, आप इन्होंने क्या है, सम यानी कि x - 10 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 0 है, x में यानी कि x की जगह कौन सी वैल्यू पुट की जाए, रखी जाएगी, जिसमें से -10 करें तो आंसर 0 आ जाता है। तो ऑब्वियसली अगर 10 है तो आप पॉजिटिव 10 रख दें, +10 रख दें यहाँ पे। जब +10 यहाँ पे रख देंगे तो +10 - 10 क्या होगा, 0 होगा, आंसर आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आना चाहिए, 10। कहाँ लिखा हुआ देखें, ये रहा, पॉजिटिव 10। सही, 20 क्यों नहीं आंसर आया, 20 इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर 20 पुट करेंगे तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर जो है फिर आपका वो पॉजिटिव 10 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या आंसर है, 0 है। 0 कब आता है, 0 जब आता है जब दोनों वैल्यू सेम हो जाए। तो 10 तो लिखा हुआ है, आप 10 ही यहाँ पुट कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। 6 में कहते हैं द मीन ऑफ द डेटा ऑफ -2 -4 -6 0 2 4 6 इज डैश। द मीन ऑफ द डेटा, मीन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्लास में, अनग्रुप में, क्या था, समीशन x डिवाइड बाय n, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सही है, तो सम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सम कैसे करेंगे, देखें, +2 +4 +6 कितना होगा, +12, और +12 में से -6 माइनस कर दें, -4 माइनस कर दें, -2 माइनस कर दें। यानी पॉजिटिव वाली वैल्यू को प्लस करते हैं और नेगेटिव वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इन सब का सम करने पे आया 0, और जब 0 को डिवाइड भी करना है अभी नंबर से, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ x डिवाइड बाय n, नंबर्स, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं 7 से
तो 0 को आप 7 से डिवाइड करें या 0 को आप 8 से डिवाइड करें या 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, वरना एग्ज़ाम में आपको ये कैलकुलेट करना होगा। जब मीन इस तरह के डेटा आएंगे सवाल में आपको, तो कुछ कुछ जगह पे आपको अपनी जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट कहते हैं 0 का फैक्टोरियल, हमने पढ़ा था क्लास में, वो था 1। याद रखिएगा 0 का फैक्टोरियल क्या आएगा 1। वो कहना है अच्छा मल्टीप्लाई करना है 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ भी क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1, 1 1 सा कितने होंगे 1। ठीक है, अब जिसको 0 का पता ही नहीं है फैक्टोरियल क्या है, वो समझा 0 आएगा तो उसने लगा दिया भाई 1 0 ज़ा 0, 0 लगा के आएंगे तो आप गलत लगा के आ रहे हैं। 0 का फैक्टोरियल 1 और 1 का भी 1, मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1। A and B are independent events, that probability of A intersection B is equal to dash। ठीक है, अब ये जो आपका जो A and B इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये probability मल्टीप्लिकेशन लॉ से ली गई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। देखिए यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, सिंगल नंबर्स हैं। तो प्रॉबिलिटी A और प्रॉबिलिटी B को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, प्रॉबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट कहते हैं बेस ईयर वेटेड मेथड। हमने 3 पढ़े थे, एक पढ़ा था लैस्पियर इंडेक्स नंबर, पाशी इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर। लैस्पियर्स के फॉर्मूले में हमने देखा था PN/PQO डिवाइड बाय POQO, और पाशी वाले फॉर्मूले में क्या था PN/QN डिवाइड बाय POQN। मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि दोनों के फॉर्मूले में जो डिफरेंस आ रहा था वो किस चीज़ का आ रहा था। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले में क्वांटिटी का फ़र्क आ रहा था। लैस्पियर्स के फॉर्मूले में क्वांटिटी ऊपर नीचे यानी कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में बेस ईयर की आती है, जबकि पाशी वाले फॉर्मूले में क्वांटिटी किसी आती है, करंट ईयर की आती है। ये दोनों में फ़र्क था आपसे कहते हैं, इसीलिए लैस्पियर्स को हमने क्या नाम रखा था, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स। ठीक है, वो कौन है, लैस्पियर्स है। अगर मैं सिर्फ यहाँ से बेस हटा दूँ और यहाँ लगा दूँ करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, तो अब क्या बन जाएगा, वो पाशी इंडेक्स नंबर। ठीक है, पाशी को अपने फॉर्मूले में उसने करंट ईयर की क्वांटिटी यूज़ की थी, जबकि लैस्पियर्स के अपने फॉर्मूले में इसकी क्वांटिटी बेस ईयर यूज़ की थी। और बाकी फिशर्स तो हम लोग कहते हैं आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब ये तीनों नाम याद कर लीजिएगा, तीनों एक MCQ से देखें, एक MCQ से 2-3 आप रिवाइज़ करें। बेस ईयर पूछ रहा है तो लैस्पियर इंडेक्स नंबर, करंट ईयर पूछ रहा है तो पाशी इंडेक्स नंबर, और आइडियल पूछ रहा है तो ये फिशर इंडेक्स नंबर। ये बेस ईयर करंट ईयर हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बेस ईयर का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई मतलब बेस ईयर लेके सॉल्व करना है, इसका नाम रखा गया है कि क्यों इसको हम लोग बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। लास्ट में कहते हैं द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज डैश। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि x माइनस सम ऑफ ऑल, ठीक है, डेविएशन इज इक्वल टू 0। यानी अगर हम x में से x बार माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चेक भी कर लीजिएगा 0 कैसे आएगा। सही है, जैसे अगर हमने एक सवाल का हमने अर्थमेटिक मीन मालूम किया, हर एक में से x बार माइनस करते जाएँ तो आंसर 0 आता है। जिस तरह वो एक प्रॉपर्टी है तो ये भी प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। अगर हम डेविएशन के स्क्वायर लगाएं तो उसका आंसर जो है वो अर्थमेटिक मीन से क्या आएगा, मिनिमम आएगा, कम आएगा। फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज़ मिनिमम, यहाँ लगाएंगे मिनिमम, और मिनिमम को हम लोग लीस्ट भी कहते हैं, LEAST लीस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेक्शन बी में आ जाते हैं। और सेक्शन बी में भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। देखिए 10 मार्क्स का MCQs हो गए, और हैं कितने, ये 20 मार्क्स का सेक्शन है। 20 मार्क्स सेक्शन बी, 20 मार्क्स सेक्शन सी, और इसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको, 5 अटैम्प्ट करने हैं। यानी एक ही क्वेश्चन आपका जो है वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, 4 5 या 20। तो और सेक्शन सी में भी आपको 2 सवाल करने होंगे वहाँ से, तो 20 नंबर के लिए 3 दिए जाएंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट वन देखें, डिफाइन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स विद एग्जांपल। अभी हमने क्लास के स्टार्टिंग में MCQs भी डिस्कस किए थे आपसे कि क्वालिटेटिव किसे कहते हैं, क्वांटिटेटिव किसे कहते हैं। वेरी सिंपल, अगर हम इसको लेक्चर में उर्दू में समझाना चाहें तो इस तरह समझाएंगे, क्वालिटेटिव वर्ड किससे निकल कर आया है, इसके क्वालिटी से निकल कर आया है। किसी चीज़ की क्वालिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, न्यूमेरिक वैल्यू में कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको जो है वो न्यूमेरिकल नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो डैट इज़ कॉल्ड द क्वालिटेटिव। ठीक है, और इसी तरह क्वांटिटेटिव क्या होता है, वो डेटा जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हैं,
दैट इज़ द कॉल्ड द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। एक दो बस को रीडिंग कर लें, पढ़ लें, वीडियो को पॉज कर लें और पढ़ लें कि भाई क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, इज इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटीज़, इन्फॉर्मेशन दैट कैंट एक्चुअली बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। सम एग्जांपल्स क्वालिटी डेटा क्या होती हैं, सॉफ्टनेस ऑफ योर स्किन, ठीक है। आप ऑब्वियसली कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, आपको जो है वो इस तरह बता रहा है भाई आपकी जो स्किन की जो सॉफ्टनेस है वो वेरी वेरी गुड है, बेहतरीन है। द ग्रेस विथ विच यू रन, ठीक है, आप इस तरह भागते हैं, बहुत ज़बरदस्त भागते हैं आप। एंड द कलर ऑफ़ योर आइज़, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लिए, कलर ऑफ आइज़, ठीक है, आपकी नेशनैलिटी, आपकी जो है वो स्किन कलर, हेयर कलर, ठीक है, आपकी जो है वो आइज़, ये सब क्या करती हैं, क्वालिटेटिव डेटा को शो करती हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स के लिए आपने क्या किया, इतना लिखा कि आपको 2 मार्क्स मिल जाएँ इसके और 2 मार्क्स मिल जाएँ आपको दूसरे का, तो 4 हो जाएंगे ये। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप पहले सवाल को जो मतलब स्किप करके चॉइस पे छोड़ के आप दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने में आसानी होगी, नंबर ही पूरे मिल जाएंगे आपको, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि आपने पूरी एग्जाम्पल भी देनी है, सब कुछ कहना है और थ्योरी भी कोई याद करनी है, डेफिनेशन एक्यूरेट याद होगी तो नंबर मिलेंगे आपको। तो इट्स अप टू यू कि आप जैसा उसको अटैम्प्ट करेंगे वैसे नंबर मिल जाएंगे आपको। क्वांटिटेटिव डेटा, अभी समझा क्लास में स्टार्टिंग में बताया था कि क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन, वो डेटा होता है जो कि क्वांटिटी से निकल के आता है, यानी आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर्ड, उसको आप मेजर कर सकते हैं। and written down with numbers. Some examples of quantitative are your height, your shoe, your size and the length of your fingernails, ठीक है। और इस तरह बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती हैं। आपके घर में कितने फैंस लगे हुए हैं, कितनी ट्यूबलाइट्स हैं, सेवर्स हैं, इसी तरह आपके पास गाड़ी कितनी है, 2 हैं, 3 हैं, ठीक है। हम क्लास में स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, ये सब क्या है, क्वान्टिटेटिव वेरिएबल। और जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, वो भी इसी की एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, तो एक हाइट हो गया, अब हाइट को पॉइंट में आ सकती है, नंबर ऑफ आपकी जो शू साइज़ है, ठीक है, वो भी क्वांटिटी में उसमें आ सकता है, फिंगर लेंथ ऑफ योर फिंगर नेल्स, तो इस तरह डिफरेंट वो हैं क्या वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे, द मीन ऑफ द डेटा ऑफ 24 वैल्यूज इज 41.75, अ वैल्यू 98 इज टू बी इंक्लूडेड इन द डेटा, फाइंड द मीन ऑफ 25 वैल्यूज। देखें ये सवाल किससे आया है, सवाल को पहले पढ़ा हमने, समझा कि भाई इतने नंबर्स हैं, इतना उसका मीन आया है, एक वैल्यू 98 को बाद में क्या करना है, डेटा में शामिल करना है, यानी रह गया था जब आप फर्स्ट टाइम डेटा कैलकुलेट मीन कैलकुलेट कर रहे थे, तो उस वक्त 98 एक वैल्यू थी जो कि उस डेटा में शामिल होने से रह गई थी। अब वो कह रहे हैं शामिल करें उसको, जब शामिल करेंगे तो ऑब्वियसली अब नंबर्स की तादाद में फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड करेक्शन ऑफ मीन, इसको हम डेटा को हम कहते हैं करेक्शन ऑफ मीन, मीन की करेक्शन करना है। चलें सॉल्व करते हैं, पहले डेटा बनाते हैं। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ द मीन ऑफ द डेटा ऑफ 24 वैल्यूज़, 24 नंबर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, पहले सुकून से पहले पढ़ना है, सिर्फ समझना है। ये पढ़ लिया, डेटा बना लिया, तो आगे तो काम बहुत आसान है, सिर्फ खाली आप डेट पढ़ें, डेटा बनाएं। तो क्या लिखा हुआ है, 24 वैल्यूज़, 24 नंबर्स, ये नंबर्स हैं ये, इज़ 41.75, क्या 41.75, मीन यानी एवरेज, किसका एवरेज, उन 24 नंबर का हमने एवरेज कैलकुलेट किया, वो कितना आया, 41.75। अब फुल स्टॉप लगाते हैं, पहले बात को यहाँ तक ख़त्म करते हैं, बाद में बाकी बातें बाद में करते हैं। पहले देखें, यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट वन, एन कितना हमारे पास 24, ठीक है, यानी कि एन नंबर्स, 24 नंबर्स का एक्स बार एवरेज कितना आया, 41.75 आया, इन 24 नंबर्स का एवरेज आया। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। ये फार्मूला किस चीज़ का है, ये फार्मूला अनग्रुप डेटा में मीन निकालने का फार्मूला है। अब बताइए हमारे पास एन है, एक्स बार है, तो क्या हम सम ऑफ एक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में मीन कैलकुलेट करने को बोलते हैं तो आप क्या करते हैं, सारी वैल्यू प्लस करते हैं, सम ऑफ एक्स, ठीक है ना, जितने भी नंबर सवाल दिए होते हैं उन सबको प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर से, तो उसका मीन आता है। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। एक्स बार की जगह क्या लिखेंगे, 41.75, और सम ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, मालूम करना है। एन नंबर कितना है हमारा, 24, एन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है,
कहाँ पर, सम ऑफ एक्स के नीचे, एन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको भेजना किसके पास, एक्स बार के पास। क्या हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से सम ऑफ एक्स निकालेंगे। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि सम ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि डेटा में जो भी करेक्शन करनी है, वैल्यू को प्लस करना है या वैल्यू को माइनस करना है, वो सब कहाँ से करना है, वो सब इसी सम ऑफ एक्स में करना है। देखिए चलें, सम ऑफ एक्स आ गया, क्या आ गया, 1002 आ गया। अब वो डेटा में इंक्लूड करने को बोल रहा है वैल्यू, या एक्सक्लूड करने को बोल रहा है, शामिल करने को क्या है, या निकालने को क्या है। तो आपने क्या करना है, अब इसी में आपने काम करना है। तो 98 वो नंबर है जो कि डेटा में क्या करना है, शामिल करना है। चलें शामिल करते हैं। सम ऑफ एक्स हमारे पास 1002 था, कॉपी कर दिया 1002 प्लस 98 लिख दिया हमने। तो सम ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ गया, 1100। ठीक है, यानी अगर वो शख्स जो है वो पहले मीन सही कैलकुलेट करता तो सम ऑफ एक्स 1002 नहीं आता, बल्कि अगर वो 98 भी शामिल कर लेता पहले, तो फिर उसका सम ऑफ एक्स कितना आता, 1100। चलिए बताइए, नंबर्स n, ठीक है, पहले कितने थे, पहले 24 थे। रिमेंबर वन थिंग कि 98 एक नंबर है, 98 एक वैल्यू है। 98 के आने से हमारे नंबर में इजाफा हुआ है। नंबर्स पहले 24 थे, 24 वैल्यूज़ थी, एक वैल्यू आई, तो एक वैल्यू के आने से नंबर में इजाफा हो गया। अब बताइए n कितना हो गया, 25। ठीक है, कभी कभी हम इस n को मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको डायरेक्ट समझ लें कि हाँ भाई नंबर पहले 24 थे, 1 प्लस किया तो कितना हुआ, 25 हो गए। या उसको भी आप लिख के दिखा सकते हैं, n = 24 + 1। ये +1 क्या है, कौन सी 1, दिस 1। ये 98 क्या है, एक नंबर है, एक वैल्यू है, एक नंबर है। जब प्लस करेंगे तो n कितने हो जाएंगे, 25। चले अब हम दोबारा से मीन कैलकुलेट करते हैं। ये कौन सा वाला मीन है, करेक्टेड मीन मालूम करने के लिए। ठीक है, तो फिर वो क्या था, फॉर्मूला लगाया था हमने, वो हमने सम ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए लगाया था। पहले सम ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू प्लस करनी है माइनस करनी है पहले वो करेंगे, उसके बाद ही मीन कैलकुलेट किया जाएगा। चले देखिए, 1100 को डिवाइड किया 25 से, तो एक्स बार का आंसर कितना आ गया, 44। यह आपके पहले सवाल का आंसर। नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मनी वेज कैन द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बी अरेंज। ठीक है, दो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स कॉलेज हमने क्लास में परमुटेशंस पढ़े थे। तो परमुटेशंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, NPR = n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r फैक्टोरियल। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमने उसके लिए पढ़ा था, परमुटेशंस के लिए। ये भी परमुटेशन है, लेकिन ये कौन सी वाली परमुटेशन है, डिस्टिंक्ट परमुटेशन। तो डिस्टिंक्ट परमुटेशन के लिए हमें क्वेश्चन में अगर देखें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो फिर इसका फॉर्मूला अलग तरीके से सॉल्व होगा। डिस्टिंक्ट परमुटेशन को पहले इस तरह देखें, स्टैटिस्टिक्स में कुछ लेटर्स जो है वो रिपीट हुए हैं, जैसे S, इसमें एक लेटर यूज़ हुआ है, तो क्या कर देंगे, 1, 2 और 3 टाइम्स आया है, तो S जो है लेटर 3 टाइम्स आया है। T देखें, T कितनी दफ़ा आया है, 1, 2 और 3, T जो है उसमें 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। A 1 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, I 2 टाइम रिपीट हुआ है। देखिए, I ये रहा फर्स्ट टाइम, ये रहा सेकंड टाइम, ये रहा, और C 1 टाइम रिपीट हुआ है। और वर्ड अरेंज करने से पहले देखें, इस पहले कितने लेटर्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 थे पहले ये। और जब हमने बाद में सारे नंबर्स काउंट किए, S इतनी बार, T इतनी दफ़ा, A इतनी दफ़ा, सबको प्लस करें, N1, N2, N3, N4, N5, तो ये टोटल नंबर भी हमारे कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक, सबको प्लस किया, काउंट किया, तो हमारे नंबर्स कितने आ रहे, 10 आ रहे हैं। दिस इज़ टोटल N1, N2, N3, N4, N5। इन सबको प्लस करके क्या नाम देंगे, टोटल N देंगे। ठीक है, फॉर्मूले को अच्छी तरह देख लें आप, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। हमारे पास नंबर टोटल 5 तक आए, तो हमने 5 तक लिखना है इसको। हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर 6 होंगे 6 तक और आगे चले जाएंगे, नहीं है कम है तो 4 तक रुक जाएंगे, स्टॉप कर देंगे। बताइए टोटल नंबर कितना आया था हमारे पास, टोटल नंबर जो हमने प्लस किया था सबको वो आया था 10। ठीक है, इस 10 को हम लोग अपना n काउंट कर रहे हैं, ये रहा। इस 10 को यहाँ पे लिखें, 10 के साथ क्या लगा हुआ है, फैक्टोरियल। अब बताइए n1 क्या है, 3 के साथ फैक्टोरियल, n2 क्या है, 3
के साथ फैक्टोरियल, N3 क्या है हमारा 1 के साथ फैक्टोरियल, N4 क्या है 2 का फैक्टोरियल और N5 क्या है 1 का फैक्टोरियल। सबको लिखें और अब चलें 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेटर देखें, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आपके पास शिफ्ट वाले बटन के नीचे देखिएगा तो उसमें ये साइन बनी होती है, दिस इज़ कॉल्ड फैक्टोरियल। ठीक है, 10 का फैक्टोरियल डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट कैलकुलेट करें, 10 लिखें। ये साइन जब अगर डायरेक्ट प्रेस कर देंगे तो ये नहीं आएगा, शिफ्ट प्रेस करके ये वाली साइन प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद 10 का फैक्टोरियल निकल आएगा। इक्वल दबा दें 3628800। और अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप डायरेक्टली 10 का मालूम करना चाहते हैं फैक्टोरियल तो फिर आप रिवर्स काउंटिंग से मल्टीप्लाई कर दें, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1। ठीक है, बहुत देर लग जाएगी, इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि स्टैट्स के पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाएँ, क्योंकि NPR NCR इस तरह कुछ चीज़ें आपको सॉल्व करनी होंगी तो वहाँ पे काम आएंगी। चलें, 3 का फैक्टोरियल पता है आपको 6 आना चाहिए, कैसे 3 2 और 2 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का डायरेक्ट मालूम कर लें फैक्टोरियल, 6 आएगा 6 आएगा 1 आएगा 2 आएगा 1 आएगा। चलें, फैक्टोरियल हटा दिया हमने, जब फैक्टोरियल मालूम कर लिए तो अब देखेंगे फैक्टोरियल नहीं आएंगे, अब सिर्फ नंबर आएंगे 6 6 1 2 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 कितना होगा 36, 36 1 36, 36 2 कितना होगा 72। ठीक है, मालूम कर लिया। चलो डिवाइड कर दें, या क्या आंसर आ गया 50,400 वेज। ये तरीका है इसका। नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉलेज। कॉलेज में भी देखें COLLEGE, 2 लेटर्स ऐसे हैं जो 2 टाइम्स रिपीट हुए हैं, L 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, E 2 टाइम, बाकी देखें C 1 टाइम, O 1 टाइम 1 टाइम। काउंट कर ले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ये टोटल, बाद में भी कितने आ रहे हैं देखिए 7, 1 + 1 2 + 2 सही है 7। पहले वाले को हम N1 कह देंगे, N2 N3 N4 N5 और टोटल नंबर कितने हो गए हमारे 7 हो गए। वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे इसकी जगह पर N फैक्टोरियल, यानी कि 7 का फैक्टोरियल। डायरेक्ट कैलकुलेटर मालूम करें क्या आ गया 5040, नीचे N1 के साथ 1 है तो 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 1 का, सबको लिखें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर लें, डिवाइड कर दें, ये आ गया 1260 वेज। ठीक है, नीचे डिवाइड में क्या है 1 1 है और 2 2 4 है और 1 4 हो जाएगा, आंसर डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जो है वो आपको डिस्टिंक्ट परमुटेशन में आ सकता है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह से भी सवाल जो है वो परमुटेशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 4 है उसमें कहते हैं द फॉलोइंग डेटा शोज द प्राइसेस ऑफ एन आइटम फॉर 6 ईयर्स। आपको प्राइसेस गिवन है, ईयर्स गिवन है, प्राइसेस गिवन है 2000 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, प्राइस गिवन है 35 50। क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 2000 एज बेस ईयर। ठीक है, अब हमने फिक्स कह दिया है कि भाई 2000 जो है वो बेस ईयर फिक्स है और इसको हम लोग सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। जब कुछ ना लिखा हो तो ये क्या है, एक सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर है जिसमें आपको बेस ईयर बता दिया जाता है और वो बेस ईयर हर एक ईयर के लिए फिक्स रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, करंट ईयर प्राइस ऊपर बेस ईयर प्राइस नीचे, यानी करंट ईयर प्राइस मींस PN अपॉन PO। अब इन सब में क्या होगा, इन सब में ये होगा कि करंट ईयर बदलेगा लेकिन बेस ईयर नहीं बदलेगा। 2001 करंट ईयर होगा तो इसकी प्राइस ऊपर आ जाएगी और 2000 वाली प्राइस से नीचे डिवाइड हो जाएगी। 2002 करंट ईयर, इसकी प्राइस ऊपर 65 को डिवाइड कर देंगे 2000 बेस ईयर 35 से नीचे, यानी इस तरह क्या होगा, बेस ईयर से सेम रहेगा, ये वाली प्राइस 35 2000 वाली प्राइस सब के नीचे डिवाइड में आ जाएगी, 50 के डिवाइड में आ जाएगी, 60 के डिवाइड में, 65 के डिवाइड में आ जाएगी, इस तरह से। क्यों, फॉर्मूला क्या है, सेम करंट ईयर प्राइस ऊपर और बेस ईयर प्राइस नीचे। चलें 1 बाय 1 कैलकुलेट कर देते हैं जल्दी जल्दी। ईयर्स गिवन है, प्राइसेस गिवन है, 2000 आपको बेस ईयर लेके सॉल्व करना है। पहला साल 2000 35 रुपये प्राइस है इसकी, तो यही करंट ईयर भी है और यही बेस ईयर भी है। पहले साल के लिए जिस ईयर को उसने बेस ईयर कहा है, तो जिस ईयर को उसने बेस ईयर कहा है वही करंट ईयर भी होगा और वही बेस ईयर भी होगा, यानी इट मीन्स कि 35 को ही आप 35 में डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई लगा देंगे 100 से, परसेंटेज लगाने के लिए, तो आंसर क्या आएगा 100%। अब यहाँ से एक बात समझ में आई कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर जब भी होगा वो क्या होगा, हमेशा 100% होगा, ये बात याद कर लें।
ये वाली बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकती है। द बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज़ ऑलवेज 100%। नेक्स्ट आपको प्राइसेस गिवन है, ठीक है। अब 2001 करंट ईयर, ये करंट ईयर है, ठीक है। करंट ईयर मीन्स कि इस साल के लिए मालूम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 2000 एज द बेस ईयर, यानी 50 को डिवाइड किससे करेंगे, 35 वाली प्राइस से। करंट ईयर ऊपर, बेस ईयर नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आंसर आया 142.86%। अब आए 2002 करंट ईयर है, 65 को ऊपर रखेंगे और वही बेस ईयर प्राइस 2000 की प्राइस 35 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। 2003 करंट ईयर है, 70 को ऊपर और 2000 प्राइस बेस ईयर है, इसके नीचे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सब में करते जाएं। 2004 करंट ईयर 68, इसकी प्राइस 68 है और विद रिस्पेक्ट टू 2000 बेस ईयर, इसके ज़रिए मालूम कर रहे हैं हम, बेस ईयर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं 100 से, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 2005 83 प्राइस है और इसका जो है वो बेस ईयर क्या है 2000 का 35 प्राइस है, डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई लगा दें। इस तरह से आपने क्या करना है, सबके लिए 1 बाय 1 कैलकुलेट करते जाना है, ठीक है। इसे कहते हैं सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर और प्राइस रिलेटिव्स। इसमें बेस ईयर क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में आपसे ड्रॉ पाई डायग्राम, पाई चार्ट बनाने को बोला है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको पहले वर्किंग करनी होती है, सेक्टर एंगल निकालने होते हैं, यानी कि फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो पाई चार्ट की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अपना प्रीवियसली पहले उस क्वेश्चन को पाई चार्ट कंप्लीट कर लें। जिस बच्चे ने, कि जिस स्टूडेंट ने अगर पाई चार्ट नहीं पढ़ा हुआ पहले, तो पहले वो वहाँ से रीडिंग कर ले, तो फिर ये वाला क्वेश्चन वो अटैम्प्ट कर सकता है, समझ में आ सकता है। एग्ज़ाम में अपने साथ डी और कंपास और 1-2 कलर पेंसिल 2-3 साथ लेके जाएं, ताकि आप वहाँ पे जल्दी जल्दी इसको जो है वो कंप्लीट कर सकें डायग्राम को। आइटम्स गिवन है, फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फैमिली के एक्सपेंसेस दिए हैं सारे ये आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो एंगल मालूम कर लें, डिग्री मालूम करते हैं। तो डिग्री मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सबको पहले प्लस करेंगे, ये बात याद रखें। पाई डायग्राम कंप्लीट करने का फॉर्मूला क्या है, कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय होल क्वांटिटी। व्हाट इज कंपोनेंट वैल्यू, दिस इज कंपोनेंट वैल्यू, यानी जिस कैटेगरी के लिए, जिस एलिमेंट के लिए आप डिग्री मालूम कर रहे हैं। फूड के लिए मालूम कर रहे हैं तो फूड को 40 को डिवाइड किससे करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं इसका फैमिली के 100, ये 100 करना पड़ेगा आपको, ये टोटल करना पड़ेगा। ये टोटल जो भी आएगा यहाँ पर लिखेंगे इसको, और अब यहाँ पे इसको इस तरह जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 360, 30 डिवाइड बाई 100, 20 डिवाइड बाई 100, 10 डिवाइड बाई 100, और सब में मल्टीप्लाई बाई 360 लगाना है। पहले का आया 144 और 108, फिर 72 और फिर 36, और सबको प्लस करें आखिर में। डायरेक्ट 360 खुद कॉपी नहीं करना है, इनको प्लस करके चेक भी करना है, ताकि अगर कोई गलती मिस्टेक होगी तो वहीं भी समझ में आ जाएगी। अगर किसी कैटेगरी को आपने गलत डिवाइड कर दिया, उस तरह कर दिया, तो फिर हो सकता है कि आपकी उसका आंसर नहीं आ रहा हो, तो वहीं पे चेक हो जाएगा आंसर। प्लस कर ले, 360 आ गया, इट मीन्स कि हम आगे डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सर्किल डायग्राम, सर्किल बनाइए पहले कंपास लेके, और उसको पे जो है अपने पहले तो आपने एंगल्स बनाने हैं इसके। पहले जो फर्स्ट एंगल है 144 है, तो डी को रखेंगे 144 रखें, बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे। तो शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से करनी है, जहाँ हमने एरो बना के दिखाया आपको, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। जब आप एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, तो वो सर्किल ड्रॉ करके ये लाइन तो आप ड्रॉ कर दें यहाँ से, और यहाँ पे डी रखें अपना, आपका 144 यहाँ पे आ रहा है आपके एंगल। नीचे वाले काउंटिंग पढ़नी है आपने, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। फिर डी को आपने घुमाना है, अगेन अपने एंगल लगाना है 108, फिर आपने डी घुमाना है इसी तरह से। एंटी क्लॉक में डी घुमाते जाएँ, चलते जाएँ, डी को उठाना नहीं है। किसी अगर साइड पर अगर भूल जाएँ कि क्या पोजीशन है, तो दोबारा से डी को वहीं पर रख के देखें जहाँ फर्स्ट टाइम रखा था। जब फर्स्ट टाइम वहाँ रखा था, दोबारा आप समझ जाएंगे हाँ भाई डी को हमने ऐसे घुमा के, आखिरी वाला खुद ही बन जाएगा। कलर्स की बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, कि जैसे फर्स्ट वन जो ब्लू कलर हमने शो किया, ये ब्लू कलर ये फूड को शो कर रहा है, ठीक है। जो ऑरेंज कलर थोड़ा सा हमने शो किया, ये डार्क येलो, तो ये है वो क्लोथिंग को शो कर रहा है। और एक कलर दूसरा जो है वो हाउस रेंट को शो कर रहा है, येलो कलर इलेक्ट्रिसिटी को शो कर रहा है। तो कलर्स खुद ही इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन सी किसकी कैटेगरी है, किस चीज़ की कैटेगरी है, किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने इसके अंदर कुछ नहीं लिखना, इसके डिग्री आपने नहीं लिखना है, सब आपने पहले से कैलकुलेट किए हुए। इस तरह उसकी कलर्स की देके ये डायग्राम कंप्लीट करवा दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 मैन एंड 5 women हाउ मैनी कमिटीज ऑफ साइज 3 कैन बी फॉर्म। देखें एक ग्रुप है 4 मैन 5 women। अब देखें हमने इस क्लास में हमने इस सवाल को इस तरह पढ़ा था कि भाई देयर आर 5 बॉयज़ 4 गर्ल्स, ठीक है। तो एक कमेटी बनानी है, एक टीम बनानी है, हमने उसमें से 3 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, तो किस किस तरह करेंगे। ये वो सवाल वैसा ही है, बस उन्होंने मैन वेमेन डाल दिए और हाउ मैनी कमेटी ऑफ साइज़ 3। अब ये साइज़ 3 देके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहे उसने, जबकि ये है वही है कि आपको 3 पर्सन सेलेक्ट करने हैं उनमें से, और जब बात सिलेक्शन की आएगी, बात उसकी होगी, तो हम उसमें लगाएंगे फॉर्मूला NCR, यानी साफ यहाँ पे जाहिर है कि यहाँ पे NCR वाला फॉर्मूला लगेगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन कहते हैं विद नो रेस्ट्रिक्शन और विद 1 मैन एंड 2 women। तो इस तरह से उन्होंने खुद ही कह दिया आपको पहले में दूसरे में। चले पहले फर्स्ट वन से सॉल्व कर लेते हैं। ए में विद नो रेस्ट्रिक्शंस, टोटल याद रखिएगा आपने 3 पर्सनस पूरे करने हैं। आपके पास 4 मैन 5 women हैं और उनमें से आपको 3 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट में लिखा है विद नो रेस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आ जाए, मैन में से आ जाए, वीमेन में से आ जाए, ठीक है ना। तो अब आप उन सब में से लेना चाह रहे हैं। अगर मैन में से मैन सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप 4C बनाएंगे। 4C, अब जैसे एक आदमी सेलेक्ट किया तो 4C1, 2 आदमी सेलेक्ट किए तो 4C2। अगर ख़वातीन सेलेक्ट कर रहे हैं आप तो वो लेंगे 5 में से सेलेक्ट करेंगे 5C1। अगर एक और सेलेक्ट किया आपने 1 लेडी तो 5C1, 2 लेडी सेलेक्ट की आपने तो 5C2, 3 लेडी सेलेक्ट की तो 5C3, इस तरह से। लेकिन यहाँ वो कह रहा है विद नो रेस्ट्रिक्शन, वो ये नहीं कह रहा मैन में से पिक करो या वीमेन में से पिक करो। अगर पर्टिकुलरली मैन में से पिक करने होंगे तो फिर हम उसको ऊपर लिखेंगे, और अगर पर्टिकुलरली वीमेन में से पिक करने होंगे तो वो लिखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं, 5 + 4 कितने हो गए, 5 + 4 9, और लेने कितने हैं आपको 3। एन क्या शो करता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आर क्या शो करता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। आपने एक वक्त में कितने सेलेक्ट किए, कितने टेक किए आपने, 3। चले बनाते हैं NCR, ठीक है। NCR का टोटल नंबर 9 है, तो 9 का फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n - R फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल n - 9 - 3। चले 9 - 3 कर दें, 6 आ गया। 6 के साथ क्या है, फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल मालूम करें। एक स्टेप मज़ीद सवाल को अगर और सॉल्व कर लेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि क्वेश्चन को अगर एक स्टेप और आगे बढ़ जाएँ और पहले जैसे फैक्टोरियल निकालना सिखाया है वैसे करें, इसका मालूम करें, इसका माइनस करें, इसका मालूम करें, फिर डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना अगर ऐसा नहीं भी करें, टाइम कम है एग्ज़ाम में, तो आप डायरेक्ट भी आप 9C3 NCR 9C3। अच्छा, ये NCR का बटन कहाँ पर होगा, कैलकुलेटर पे देखिएगा शिफ्ट वाले बटन के नीचे ही NPR NCR लिखा होगा, या बहुत सारे कैलकुलेटर में जो है वो मल्टीप्लाई का बटन और डिवाइड के ऊपर देखिएगा NCR लिखा होगा। तो करना कैसे, आपने पहले 9 प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके वो जो डिवाइड का बटन है या मल्टीप्लाई का बटन जहाँ पे भी होगा वो प्रेस कीजिएगा, C लिखा हुआ आ जाएगा आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे, और 3 प्रेस कर दें, = दबा दें, आपके पास डायरेक्ट भी आंसर 84 आ सकता है। तो ये पहले वाले में कहा विद नो रेस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आ जाए। तो इट मीन्स कितने में से आ जाए, तो ऑब्वियसली टोटल 9 में से सिलेक्ट करने होंगे फिर आपको। ये कोई पाबंदी नहीं लगाई आपने कि मैन में से करना है, विमेन में से करना है, इसलिए। अगला लिखा हुआ है विद 1 मैन एंड 2 women, यानी कि आपने अब मैन जो है वो 1 सेलेक्ट करना है और 2 women। अच्छा, कितने पूरे करने हैं आपको, 3 पूरे करने हैं। यहाँ भी कितने पूरे, 3 पूरे करने थे आपको, 3 कर दिए आपने। इस तरह होगा A नहीं, B नहीं, C, जितने वो पार्ट देगा और सब में 3 पर्सनस ही पूरे करने हैं आपको, ठीक है। 3 पर्सनस पूरे करने हैं। तो विद 1 मैन एंड 2, बताइए 1 मैन कितने में से, 4 में से, क्या बनेगा इसका 4C1। 2 women कितने में से, 5 में से, क्या बनेगा 5C2, और फिर सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। देखिए इस तरह से पहले डेटा बना लें। पहले मैन में से टोटल 4 है, 1 सेलेक्ट करना है क्योंकि उसने विद 1 मैन का है। 2 women यानी कि 5 में से आपने 2 सेलेक्ट करनी है, आपने फॉर्मूला वही रहेगा, बस इसी फॉर्मूले को अब हमें 2 दफ़ा सॉल्व करना होगा, बीच में मल्टीप्लाई की साइन डाल के, क्योंकि एक दफ़ा मैन कैटेगरी तो वुमेन कैटेगरी, ठीक है। चलें ये इसको फोकस कीजिएगा। ये रहा 4C1 यानी 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 - 1 फैक्टोरियल। साइन किस चीज़ की है, मल्टीप्लाई की साइन है। राइट हैंड साइड पे विमेन का डेटा है, तो विमेन का डेटा 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय इसका R क्या है 2 फैक्टोरियल 5 - 2 फैक्टोरियल। रिमेंबर कि फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। फॉर्मूला याद कर लेंगे
आपका दिमाग खुद ही चलेगा कि आपको खुद ही बताओगा हाँ मैंने यहाँ पे क्या क्या पुट करना है। चले 4 का फैक्टोरियल मालूम कर लें, 1 का मालूम कर लें, माइनस करें, 3 का मालूम करें, सॉल्व करें। ज़्यादा अच्छा है कि जल्दी आप उसको लिखते हैं। 4C1 डायरेक्ट कैलकुलेटर लिखें, आंसर क्या है 4 आया। 5C2 डायरेक्ट लिखें 10 आ गया। ठीक है, लिख के तो दिखा दिया मैंने उसको। अब तो डायरेक्ट 4C1 लगा लें या एक स्टेप और आगे बढ़ जाएँ, मज़ीद 4 का फैक्टोरियल निकाल के दिखा दें। 24, 1 का 1, 4 - 3, 4 - 1 3, 3 का मालूम करें 6 आएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के डिवाइड को सॉल्व करके भी, जब आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, आपका आंसर जो है वो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो आप डायरेक्ट जल्दी कर लेंगे, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा तो फिर आपको ये पूरा डिवाइड को सॉल्व करके करना होगा। आंसर क्या आया आखिर में 40 वेज। नेक्स्ट कहते हैं अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 3 एन ऑड नंबर एग्जैक्टली। देखिए क्या मालूम करनी है, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी के लिए हम सबसे पहले जो है वो सैम्पल स्पेस मालूम करते हैं। दिस इज सैम्पल स्पेस, एस सैम्पल स्पेस। कितनी डाई फेंकी उन्होंने, एक डाई फेंकी। जब लूडो स्टार खेलते हैं उसमें एक डाई होती है, तो उसमें डाई में होती है क्या होता है, उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6। तो एक सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 नंबर तक आ सकते हैं। तो एन फॉर नंबर ऑफ आउटकम सैम्पल स्पेस कितना होगा 6। ये 6 क्या है, टोटल 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6। ये आ गया सैम्पल स्पेस। अब मालूम करते हैं इवेंट, पहले सॉल्व करते हैं। इवेंट सॉल्व पहले होगा, प्रोबेबिलिटी बाद में मालूम होगी। प्रोबेबिलिटी मालूम करना इतना मुश्किल नहीं है जितना इवेंट सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी बस डिवाइड करना है खाली। अ नंबर मोर देन 3 का मतलब क्या है, 3 से ग्रेटर देन, 3 से बड़ा, यानी 3 नहीं 3 से बड़ा नंबर शामिल करें। तो सैम्पल स्पेस देखें, सैम्पल स्पेस में देखें 3 से बड़ा नंबर कौन कौन सा है, 4 5 6, यानी 3 शामिल नहीं करना, 3 के ऊपर जाना है। तो 3 के ऊपर देखें क्या नंबर है, 4 5 6, ये हमारे पहले वाले इवेंट का हिस्सा बन जाएंगे। लाइक दिस, अ नंबर मोर देन 3, तो इवेंट ए लिखें इज इक्वल टू क्या नंबर लिए मोर देन 3 में, 4 5 6 पिक किया। काउंट करें कितने नंबर दिए, 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट ए कितने आए, 3 आ गए। चलिए प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी किस तरह मालूम करते हैं, नंबर ऑफ आउटकम इवेंट ए ऊपर, नंबर ऑफ आउटकम सैम्पल स्पेस नीचे, डिवाइड कर दें। तो आउटकम कितने आए, नंबर ऑफ आउटकम ए के 3 को ऊपर रखें, और सैम्पल स्पेस के आउटकम्स कितने हैं, तो सैम्पल स्पेस के आउटकम जो है वो 6 हैं। कहाँ पर है, ये रहे पीछे। ठीक है, 3/6, तो 3 1 3 3 2 6, आंसर क्या है 1/2। एक आंसर 1/2 भी है, और एक आंसर प्रोबेबिलिटी का 1/2 को हाफ करें 0.5। ठीक है, और 0.5 को अगर मल्टीप्लाई 100 से लगा दें परसेंटेज में समझने के लिए क्या बोलेंगे 50%। बहरहाल इसकी आंसर दें। नेक्स्ट पढ़ते हैं एन ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो कि 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो ऑड नंबर क्या है, ये 1 है, 3 है और 5 है। ऐसा ही है 1 3 एंड 5, ये पिक करना है, ये आ गया। अब हम इवेंट कौन सा कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, तो यहाँ बी लिख देंगे। सी कर रहे हैं तो सी लिख देंगे। बी में 1 3 5, नंबर ऑफ आउटकम इन द इवेंट बी कितना आ रहा है, 3 आ गया। ये फॉर्मूला अप्लाई करें प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ आउटकम इन द इवेंट बी ऊपर, नंबर ऑफ आउटकम इन द सैम्पल स्पेस नीचे। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या है 3/6, 1/2 कैलकुलेट चेंज कर लें, 3 1 3 2, आंसर क्या है 0.50। लास्ट में कहते हैं एग्जैक्टली 6। तो एग्जैक्टली 6 तो देखें सिर्फ 6, ना 6 से कम ना 6 से ज़्यादा, तो ये 6 एक ही दफ़ा आएगा इसमें। डाई में अगर आप एक डाई को फेंकेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6 जो है वो एग्जैक्टली उसमें एक ही चांस है उसका। तो ठीक है, ये 6 क्या है, एक डिजिट है, तो नंबर ऑफ आउटकम सी क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। आई बात समझ में, कैसे किया हमने, ये कितने नंबर से नंबर्स काउंट किए, मोर देन 3 4 5 6 लड़िए कितने नंबर है 1 2 3 नंबर दिए, 1 3 5 ऑड नंबर कितने नंबर 3 नंबर दिए, गिनना है 1 2 3 गिनना है, इसको काउंट करना है। तो काउंट करें कितने नंबर है, ये एक ही है, नंबर ऑफ आउटकम्स इवेंट सी अपॉन सैम्पल स्पेस। देखिए हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालने का देखिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, सब में कॉमन चीज़ क्या है, देखिए ए ऊपर एस नीचे, बी ऊपर एस नीचे। ठीक है, अब सी के आउटकम्स कितने हैं 1 को ऊपर रखें, सैम्पल स्पेस के आउटकम कितने हैं 6, डिवाइड करें, प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ रहा है 0.17।
कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, मीडियन मालूम करना है। मीडियन के लिए आपने अनग्रुप पढ़ा था, ठीक है। अनग्रुप में क्या पढ़ा था, n+1 डिवाइड बाई 2 2th वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा। पहले डेटा को अरेंज किया करते थे और फिर उसमें से जाके वैल्यू पिक किया करते थे उठा के, ठीक है। और फिर ग्रुप डेटा का एक अलग ही फॉर्मूला होता है, उसमें क्लास बाउंड्री निकालनी होती है, CF निकालना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्लास बाउंड्री पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो क्लास इंटरवल्स ही नहीं है, X है और F है। अब याद रखिएगा मीडियन के लिए अगर ये वाला डेटा आ जाता है, इस तरह का डेटा आ गया तो हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे। पहले x गिवन है 2, उसने खुद ही कह दिया ये x है और फ्रीक्वेंसी तादाद है। एग्ज़ाम में अगर ये x और f लिखा हुआ नहीं आया, सपोज ये लिखा हुआ आ गया मार्क्स और ये लिखा हुआ आ गया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो याद रखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तादाद क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और x एवरेज यानी कि हमने जो मिड पॉइंट निकाले होते हैं। चलें, सवाल आ गया, मीडियन मालूम करना है, सिर्फ मीडियन मालूम करना है। रिमेंबर कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर मीन मालूम करने को बोलते तो हमने सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसके साथ एक और कॉलम ऐड करना था f(x), f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, f(x) निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला वही रहेगा, समीशन f(x) डिवाइड बाय समीशन f, अगर मीन बोलेंगे। नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, मीडियन बोल रहे हैं। चले मालूम करने हैं, x 2.5 कॉपी कर दें, फ्रीक्वेंसी कॉपी कर दें, ठीक है। CF चले बताइए, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 20। नेक्स्ट नंबर क्या है 30, 20 में 30 को प्लस करें कितना होगा ये 50, 50 में 25 प्लस करें 75, प्लस 18 करें कितने 93, प्लस 7 करें कितना होगा ये 100। CF पता क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है, सब फ्रीक्वेंसी प्लस कर लें, टोटल करें कितना आ गया ये 100, ठीक है। दिस इज व्हाट इज दिस, समीशन f, सिग्मा f आया ये हमारे पास। चलिए सिग्मा f आ गया, मालूम कर लेते हैं। मीडियन ग्रुप मालूम करते हैं, मीडियन ग्रुप पहचान लेंगे तो खुद ब खुद हमें मीडियन का आंसर x के अंदर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट बहुत लंबे चौड़े काम नहीं करना है, सिर्फ खाली आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बोलिएगा मीडियन का फॉर्मूला क्या है इसका, समीशन f+1 डिवाइड बाई 2th वैल्यू ऑफ CF, ठीक है, वैल्यू ऑफ CF में उठाएंगे। समीशन f कितना है हमारे पास 100 प्लस 1 करें कितना होता है 101, 101 को 2 डिवाइड करें क्या आएगा 50.5, ठीक है। ग्रुप डेटा में आप जब मीडियन ग्रुप मालूम किया करते थे तो पूरे ग्रुप को हाईलाइट किया करते थे, उसमें से लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, एच, हाइट, सी सब कुछ निकाला करते थे। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ खाली क्या करना है आपने, जो है वो 50.5 वैल्यू आ गई। चले 50.5 वैल्यू तलाश करते हैं। 50.5 क्या 20 में आ सकता है, नहीं, 50.5 आगे की वैल्यू है, 20 स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या 50.5 50 में आ सकता है, नहीं। देखिए 50 छोटा नंबर है, जबकि 50.5 जो है वो 50 से आगे वाली वैल्यू है। देखें 0.5 के फ़र्क से ये इस डेटा में आने से रह गया, सही है। 50.5 जो है वो आगे की वैल्यू है, तो लिहाजा 50.5 75 में आ सकता है, बिल्कुल। देखिए इस ग्रुप को थोड़ा हमने कलर्स दिख रहा होगा और हमने हाईलाइट कर दिया था, तो हाईलाइट करने का मकसद क्या है, ये ग्रुप जो है वो हमने सेलेक्ट कर दिया। 50.5 तो आ गया, क्या था फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ CF, ढूंढेंगे CF में से, लेकिन इसके सामने देखें बिल्कुल x क्या है हमारा 12.5, तो आंसर हमारा मीडियन का आंसर क्या है, मीडियन का आंसर 12.5 है। ढूंढेंगे CF में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, लेकिन आंसर डायरेक्ट कहाँ से पिक करेंगे, x में से पिक करेंगे, ठीक है 12.5। और मीन तो मैं भाई इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि अगर इस तरह के डेटा में मीन मालूम करने को बोलेंगे तो x को f से मल्टीप्लाई करके आप मालूम कर लीजिएगा। और इसी तरह से जो है वो अगर मॉड बोलेंगे तो मॉड में देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट नंबर क्या है, दिस वन 30 इज़ द FM। अब ये वो नहीं है FM F1 F2, बस यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, मॉड का कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे भी, मॉड इज़ द मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ अ डेटा, यानी 30 है ना ये, तो आंसर मॉड 30 नहीं है, बल्कि 30 को हमने तलाश किया कि 30 में x क्या है सामने 7.5, तो मॉड इज इक्वल टू 7.5 अगर ये कहेंगे तो। क्यों 7.5, क्यों, क्योंकि 7.5 वो नंबर है जो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 30 टाइम्स रिपीट हुआ है, जबकि 2.5 20 टाइम्स रिपीट हुआ है, जबकि 12.5 25 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो मीन का अलग फार्मूला, मीडियन का अलग फार्मूला और मॉड का अलग तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है 4 में आ गया अब हम इसके बाद 4A में देखें, मंथली सैलरी ऑफ 36 वर्कर्स आपको गिवन है, तमाम वैल्यूज़ गिवन है, देख लें इसको आप। और कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास इंटरवल ऑफ 7,
हमने क्लास इंटरवल का जब हमने साइज़ क्या रखना है 7 रखना है। अब देखिए इस तरह की डेटा में जब आपको क्लास इंटरवल बना के नहीं दिए होंगे तो सबसे पहला तो आपने ये करना होगा कि डेटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू को आपने हाईलाइट करना होगा। तो डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में जो दिख रहा है 120 दिख रहा है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट नंबर अगर देंगे तो 164 भी दिख रहा है। तो ये पता होना चाहिए कि मिनिमम नंबर क्या है और मैक्सिमम क्या है। चलिए देखें, अब इस तरह के सवाल में जब इसमें क्लास इंटरवल 7 गिवन है और क्लास इंटरवल बना के नहीं दिए हुए तो आपने ख़ुद बनाने हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? शुरुआत 120 से करेंगे। 120 को रखेंगे हम लोअर लिमिट की जगह पर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। बाकी देखें सब कैसे हुआ, ये बात की बात है। पहले देखें फर्स्ट टाइम 120 रखा हमने, अब इस 120 में 7 प्लस करते जाए। चलें 120 में 7 प्लस करें, कितना होगा 127, प्लस 7 करें 134, प्लस 7 करें 141, प्लस 7 करें, प्लस 7 करें। फ़िलहाल यहाँ रुक जाएँ। नेक्स्ट ग्रुप 127 से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पहला इंटरवल है वो ख़त्म कहाँ पे हुआ होगा? 126 पे एंड हुआ होगा। अगर ये इंटरवल 127 से शुरू हो रहा है तो आपने ये एज्यूम करना है, सपोज़ करना है। और इंटरवल की पहचान क्या होती है? क्लास इंटरवल की पहचान होती है कि एक इंटरवल उससे पहले ख़त्म होता है दूसरा। तो 126 पे ख़त्म हुआ था। अब दोबारा यही काम वहाँ भी करें, 7 प्लस करते जाएँ। 126 में 7 प्लस करें, कितना होगा 133, प्लस 7 करें, प्लस 7 करें, प्लस 7 करें, ओके, ठीक है। टैली मार्क्स आपको लगाने आनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ से 130 कैंसिल करें। 130 कहाँ पे लाई कर रहा है? 130 जो है वो इस वाली कैटेगरी में लाई कर रहा है। लेकिन एक इस तरह से आपने क्या करना है, टैली लगाती जानी है। ये लाइन कब लगेगी? तब इस तरह के 1 2 3 4 लगा देंगे तो फिर हम 5 जब 5वां लगाने आएंगे तो इस तरह लगाएंगे। बहुत ही आसान काम है, पेंसिल से पहले परफॉर्म कर लें ताकि आपको गलती ना हो, बाकी उसको फेयर कर लीजिएगा। 142 कहाँ पर है? 142 देखें 141 के बाद होगा। यहाँ पे भी इस तरह से एक टैली लगा दें, ठीक है। फिर 120 है तो 120 कहाँ पर होगा? 120 फर्स्ट वाले में यहाँ लगा दें, देखें ये लगी हुई टैली बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 148 कहाँ पर होगा? देखें 148 जो है वो 148 ये रहा, यहाँ लगा देंगे। उसके बाद 134 149 तो 134 ये रहा, और 149 जो है वो आपका ये रहा, यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह ख़ुद कंप्लीट कर लें इसको, टैली मार्क्स लगा के देखें, चेक करें। जब तक पेंसिल से इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये टैली मार्क्स लगाने नहीं आएंगे और आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्ज़ाम में मसला हो सकता है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हाँ, ये हमने कंप्लीट कर लिया। फ्रीक्वेंसी काउंट कर लें, फर्स्ट वाले में 2 आ रही है तो 2 काउंट कर लें। ये हमने बनाया 5 आएंगे। ये 5 कैसे भरेंगे? देखिए पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। अब जब 4 के बाद 5वीं आएगी ना तो वो उसके साइड में दोबारा से ऐसे नहीं आएगी जैसे यहाँ पे लगी हुई है। 5वीं हमने ऐसे क्रॉस में लगानी है इस तरह, ये बन जाएगा 5 का सेट। इससे क्या होगा? काउंटिंग में आसानी होती है। 5 + 5 + 3 इस तरह से, ठीक है। सबको ऐड कर लें, कितना होगा? 36। सवाल में क्या लिखा हुआ था? कितने वर्कर्स हैं? 36 वर्कर्स हैं। वैसे भी काउंट कर लें, 1 2 3 4 हैं ये, तो 4 मतलब इस तरह कॉलम में 4 है, 1 2 3 4 5 इस तरह लाइन है, ठीक है। तो 36 वर्कर्स आपको ये मालूम कर लिया। दिस इज समीशन एफ। 4 का ए पार्ट किया, 4 का बी पार्ट ही कर रहे हैं हम। सेक्शन सी में आ गए, हम सेक्शन सी चल रहा है हमारा ये। कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन पार्ट 4A। अभी आपने जो फ्रीक्वेंसी हासिल करी थी 4A में, आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट करना था, और इसी फ्रीक्वेंसी को लेकर आपने क्या करना है, क्या कैलकुलेट मीन। अब मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला ये है, x बार = समीशन fx अपॉन समीशन f। तो समीशन fx हमारे पास क्या है? अब टोटल कैसे करेंगे? देखिए इस तरह पहले मालूम कर लें। क्लास इंटरवल्स कहाँ से आए? ये रहे, अभी आपने बनाया, खुद ही बनाया और खुद ही इसको आपने कंप्लीट किया अभी आपने। फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। जिसको तो x मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर अपर दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। कैलकुलेटर पे खुद कीजिएगा, चेक कीजिएगा। जब तक कैलकुलेटर लेके नहीं बैठेंगे सॉल्व करने के लिए तो ये समझ में नहीं आएगा। कैसे? लोअर लिमिट 120 प्लस 126 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस करें, डिवाइड 2 करें। सबको ऐसे ही करेंगे। सबके मिड पॉइंट चेक करें, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को प्लस करें और प्लस करके डिवाइड बाई 2 दबा दें। सबके देखें मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिए। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद fx मालूम कर लें।
यानी कि एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एफ एक्स भी आ जाएगा। सबके देखें एफ एक्स के आंसर आ गए सारे इस तरह से। तो समीशन एफ एक्स टोटल करने कितना आ गया 5170, जबकि फ्रीक्वेंसी टोटल कितना आ रहा है 36। नाउ डिवाइड कर दें समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ 143.61। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 5A में आपको तीन सवाल दिए जाते हैं। ठीक है, 3, 4, 5 आप अपनी मर्ज़ी से कोई 2 सवाल कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, अगर आपको किसी सवाल का ए पार्ट आ रहा है, बी पार्ट नहीं आता आपको, तो आप वो सवाल अटैम्प्ट नहीं कीजिए। वो अटैम्प्ट कीजिए जिसमें आपको ए और बी पार्ट दोनों आते, ताकि आपके सवाल पूरे मार्क्स बन जाए। ठीक है। 5A में तो इन्होंने इंडेक्स नंबर कहा था, और 5B में कुछ इन्होंने सवाल थ्योरी का लिख दिया था। इंडेक्स नंबर्स डिफाइन करें, डेफिनेशन टाइप्स डिफाइन करें, तो अगर वो आती हैं तो अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर्स मालूम करें चलें बाय यूजिंग फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर के ज़रिए हमें क्या करना है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है। और इसमें देखिए मेंशन नहीं है कि भाई कौन सा ईयर जो है वो करंट ईयर है, कौन सा ईयर बेस ईयर है। तो ऑब्वियसली 2007 को हम लोग क्या ले लेंगे, करंट ईयर, और 1997 को हम लोग क्या ले लेंगे, बेस ईयर। ठीक है। ये क्या हो गया, प्राइस दी हुई है, ये है PO, और ये क्या हो गया PN, ये क्या हो गया QO, और ये क्या हो गया QN। व्हाट इज़ O एंड व्हाट इज़ N? अभी हमने इससे पहले इंडेक्स नंबर का एक सवाल डिस्कस किया था, तो हम बताया था आपको कि N स्टैंड फॉर करंट ईयर, और O के लिए हम लोग लगाते हैं किसके लिए, बेस ईयर के लिए। ठीक है। तो करंट ईयर और बेस ईयर के लिए हम लोग N और O का वर्ड यूज़ करते हैं।